ये एक ऐसा समय है जब आपके पास समय ही समय है, लेकिन जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा होती है तब उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाता। और शायद ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। जो सब फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत। अभी हम यहाँ चर्चा कर रहे थे हमारे पुराने भागों के अंदर, जो हमारा पहला चैप्टर था भारत का वैभवपूर्ण अतीत, जिसके अंतर्गत हमने यानी कि फर्स्ट यहाँ पर अपना जो टॉपिक लिया था, फर्स्ट कंटेंट लिया था, वो लिया था अपन ने कि जो भारत का प्राचीन इतिहास है उसको जानकारी की यानी इसकी जानकारी प्राप्त करने के जो सोर्सेज है यानी कि स्रोत है वो कौन कौन से हैं। तो उनको अपन ने यहाँ पर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट था आपका यहाँ पर लिटरेरी सोर्सेज और सेकंड था आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कि पहला आपका साहित्यिक स्रोत और दूसरा आपका पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है और सेकंड जो है वो है आपका कौन सा, पुरातात्विक स्रोत, जिसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। पुरातात्विक स्रोत जिसको 6 भागों में हमने बांटा था, जिसके अंतर्गत हम यानी कि 3 जो इसके भाग थे वो पूरे कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज जो हम यानी कि पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे भाग 12। प्रथम अध्याय का जो भाग है यानी कि पार्ट है वो कौन सा, 12 यानी 12 नंबर का है। और इसके अंदर जो यानी कि हमारा कंटेंट चल रहा था कौन सा, पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत का जो भाग है चौथा वो कौन सा है, स्मारक, मंदिर एवं भवन, कि जो इसका नेक्स्ट यानी कि कंटेंट है स्मारक, मंदिर एवं भवन, कि इनके से यानी कि इनके से हमको यानी कि भारतीय इतिहास है उसकी जानकारी कैसे मिलती है और क्या क्या जानकारियां मिलती है, उन सभी बातों की चर्चा हम यहाँ आज की क्लास के अंदर करेंगे। तो यहाँ हमारे सबसे पहले बात करें पुरातात्विक स्रोत। जो आपको पता है यानी पुरातात्विक स्रोत यानी कि एक तरह से जो प्राचीन समय से यानी एक तरह से आपके यहाँ पर चले आ रहे हैं, या एक तरह से पता कहेंगे जो उनको खुदाई में प्राप्त हुए हो, या एक तरह से जो प्राचीन हमारे सिक्के हो गए, या एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर ये आपके अवशेष जो अपने यानी कि एक तरह से उत्खनन से प्राप्त अवशेष हो गए। और उसी के साथ साथ आपके कुछ भवन होंगे, स्मारक होंगे, और कुछ आपके मंदिर होंगे, कुछ आपकी मूर्तियां होगी, कुछ इसके अंदर आपके शैल चित्रकला यानी कि रो पेंटिंग होगी। तो उसी के अनुसार आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। फर्स्ट हमारा जो है स्मारक, मंदिर व भवन। तो सबसे पहले अपन यहाँ देखेंगे कि जो आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत यानी कि आपके पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर एक तो आपके भूमि पर एवं आपके भूगर्भ पर। एक तो यानी कि आपके भूमि के अर्थ के ऊपर यानी कि आपको क्या क्या चीजें हमको यानी कि एक तरह से प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई, और सेकंड नंबर पे ये कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें यानी कि खुदाई के अंदर प्राप्त हुई। कि अपन हमारे सिविलाइजेशन की बात करते हैं, सभ्यताओं की बात करते हैं, तो वो सभ्यताएं आज यानी कि बहुत ही कम है जो पृथ्वी के ऊपर मिलती है। जितने भी हमारी सिविलाइजेशन है, सभ्यताएं हैं, वो सबके सब कहाँ मिलती है, उनको भूगर्भ के अंदर यानी कि पृथ्वी के नीचे दबी हुई मिलती है। तो उसी के अंदर अपन देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत भूमि पर एवं भूगर्भ में स्थित सभी अवशेष। अब उन अवशेषों में अपन देखेंगे क्या क्या आता है, जैसे आपके स्तूप हो गए, स्तूप होते हैं यानी कि आपकी छतरियां, तो वो अपने को आज यानी कि एक तरह से कहाँ मिलती है, या तो भूमि के ऊपर या भूगर्भ के अंदर। स्तूप हो गए, चैत्य हो गए, विहार यानी कि आपके धर्मशाला, मठ हो गए आपके जैसे कि बौद्ध मठ हो गया आपके, यानी कि आपके यहाँ पर मंदिर टेम्पल हो गए, राजप्रसाद यानी कि एक तरह से आपके राजघराने के यानी कि जो आपके बड़े यहाँ पर राजद्वार हो गए। उसी के साथ साथ दुर्ग यानी कि आपके जो किले का एक विभाग होता है वह भवन यानी कि सम्मिलित है। इससे हमें यानी कि कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती है, तो हमें यानी एक तरह से कला, आर्ट, संस्कृति, कल्चर एंड आपके राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल लाइफ, इन सभी बातों की यानी कि एक तरह से जो नॉलेज है वो ये प्रोवाइड करवाते हैं, कि इन सभी बातों की जानकारी है वो हमें यहाँ से मिलती है। तो एक बार फिर से देखेंगे कि यानी कि जो पुरातात्विक स्रोत अपन पढ़ रहे थे उसके अंदर आज जो अपने यानी कि कंटेंट का स्टार्ट किया है वो है आपका स्मारक, भवन एवं आपके मंदिर। तो इनसे यानी कि अपने को बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो कुछ खास हम यहाँ पर इनको यानी कि 4 भागों में विभाजित करेंगे कि स्मारक, मंदिर और जो भवन है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपन बात करें तो इसके अंदर यानी कि अपने को जो यहाँ पर अवशेष मिले हैं या स्मारक मिले हैं वो कौन से हो गए, आपके मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के अवशेष। दोनों ही सिविलाइजेशन आपकी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के यानी कि यहाँ पर अवशेष। सेकंड नंबर पे आपके देवगढ़ व भीतरी गांव का मंदिर। फर्स्ट तो कौन सा हो गया, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के अवशेष। सेकंड नंबर पे है देवगढ़ व भीतरी गांव का मंदिर। थर्ड आपके कंबोडिया के अंगोर कोट वाट के मंदिर। कंबोडिया के कौन से मंदिर, अंगकोर वाट के मंदिर। और नेक्स्ट आपके जावा का बोरोबुदुर मंदिर। तो ये यानी कि कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति का विदेशों में कौन से देशों के साथ में संबंध था। तो उसके यानी कि 2 मुख्य अपन यहाँ पे नाम ले सकते हैं, कंबोडिया ले सकते हैं जिसको कंबोड भी कहा जाता है, जावा कह सकते हैं, श्रीलंका कह सकते हैं। ऐसे काफी यानी कि आपके दूसरे देश से जिनसे हमारी भारतीय संस्कृति यानी कि घुली मिली हुई थी, उनसे यानी कि एक तरह से संबंध बने हुए थे। तो मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के अवशेष
इससे हमें वहाँ की सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। वही अपन देवगढ़ में भित्तिगांव मंदिर की बात करें तो इसके अंतर्गत हमको कौन से समय की गुप्तकालीन की जो आपके गुप्तकालीन यानी कि डायनेस्टी थी, तो इससे गुप्तकालीन धार्मिक व सांस्कृतिक अवस्था की जानकारी हमें प्रदान होती है। नेक्स्ट यहाँ जो दोनों मंदिर थे आपके कौन कौन सा, एक तो कंबोडिया का अंगोर वाट का मंदिर और सेकंड नंबर पे आपके जावा के बोरोबुदुर मंदिर। इन दोनों मंदिरों से हमें क्या जानकारी मिलती है कि इनसे दक्षिणी पूर्वी एशिया में कि जो आपके साउथ एशिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का विस्तार कितना हुआ कि जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, साउथ एशिया के अंदर है आपके यानी कि एक तरह से इंडियन कल्चर है, उस इंडियन कल्चर का यानी कि एक तरह से जो विस्तार है वो कितना हुआ, इस बात की जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है। तो ये था हमारा यानी कि आज का बिंदु स्मारक मंदिर व भवन। इसी के साथ इसके पाठ के अंदर अपन आगे पढ़ेंगे, जो आगे अपना होगा यहाँ पर मूर्तियां बची है हमारी, मूर्तियों के बारे में अपन यहाँ कुछ पढ़ेंगे और नेक्स्ट यहाँ पर अपन पढ़ेंगे सेल चित्रकला रो पेंटिंग। अब आप देख रहे थे जिसके अंदर हमारा चौथा भाग था जो पूरा हमने कर लिया यहाँ पे, जिसके अंदर अपन स्मारक भवन मंदिर वगैरह थे सभी को पढ़ा। उसी के बाद में जो आपके यानी कि पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत का आपका 5वां जो भाग है वो है मूर्तियां और 6 नंबर पे यानी 6वां भाग है वो है आपके सेल चित्रकला। तो यहीं पे अपन देखेंगे कि जो यानी कि पुरातात्विक यानी कि स्रोत है जिसको अपने 6 भागों में विभाजित किया था, उन सभी 6 भागों को कहीं ना कहीं पर यानी कि भारतीय इतिहास को जानने में रोल रहा है। यानी कि भारतीय इतिहास की जो भूमिका है वो ये सभी बिंदु यानी कि एक तरह से दर्शाते हैं। अब यहाँ बात करते हैं मूर्तियों के बारे में, तो हमें यानी कि काफी प्राचीन यानी कि खुदाई से या भूगर्भ से यानी कि आपके जो यानी कि मूर्तियां मिली है उन मूर्तियों से भी यानी कि हमको एक तरह से भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है, भारतीय कला के बारे में पता चलता है कि जो मूर्तियां किस बनावट के अंदर बनी हुई है, उस मूर्तियों का जो रंग रूप है वो कैसा है, कैसे उनकी यानी एक तरह से हस्तकला थी, इन सभी बातों की यानी कि जो जानकारी है वो हमें यानी कि पुरातात्विक अवशेषों के अंदर जो खुदाई के अंदर प्राप्त हमें मूर्तियां हुई है उन्हीं मूर्तियों से हमें पता चलता है। तो यहाँ देखिए अपन उत्खनन में अनेक स्थानों से हमें विभिन्न मूर्तियां टेराकोटा की कलाकृतियां, टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा भी एक तरह से आपकी कलाकृति है जिसके अंदर क्या होता है जैसे कि अपने गधे होते हैं, गधे के यानी कि गोबर से मूर्तियों को यानी कि एक तरह से वहां पर उससे यानी कि मूर्तियां बनाई जाती है। और ये जो कला है जो यानी कि एक तरह से आपके राजसमंद के अंदर मोलेरा के अंदर काफी प्रसिद्ध है। तो उसी प्रकार से हम बात करें तो उत्खनन में अनेक स्थानों से विभिन्न मूर्तियां टेराकोटा की कलाकृतियां प्राप्त हुई है जो हमें उस समय की यानी कि जो मूर्तियां और टेराकोटा की जो कलाकृतियां प्राप्त हुई है वो भी उस समय की धार्मिक सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन की जानकारी प्रदान कराते हैं। यानी कि एक तरह से उत्खनन से यानी कि खुदाई के अंदर हमको विभिन्न मूर्तियां मिली है, टेराकोटा की कलाकृतियां मिली है जिनसे हमको यानी कि उस समय की कौन कौन सी धार्मिक सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन की यानी कि जानकारी प्राप्त होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये रोल था हमारे मूर्तियों का कि मूर्तियों से यानी कि एक तरह से हमें क्या क्या जानकारियां मिलती है। तो हमें यानी कि उस समय की धार्मिक कि कौन सी यानी हो सकती है भगवान की मूर्ति है, किसी की यानी धर्म से संबंधित, वहाँ के यानी समाज से संबंधित, सांस्कृतिक जो जीवन है कल्चर उससे यानी कि सभी से संबंधित हमको यानी कि जानकारी प्रदान होती है। अब हमें बात करते हैं इसके भाग 6 की से चित्रकला की। तो कहेंगे कि इन सभी मूर्तियों के अलावा इसके अलावा चित्रकला है वो मानव जीवन को प्रमाणिक रूप से अभिव्यक्त करने का साधन है। यानी कि जो मानव जीवन है उस मानव जीवन को एक प्रमाणिक रूप से यानी कि ऑथेंटिक तरीके से जो यानी कि प्रस्तुत करने का यानी कि एक तरह से अभिव्यक्त करने का जो साधन है वो क्या है आपके यानी कि चित्रकला, आपके पेंटिंग। लेकिन यहाँ पर जो पेंटिंग अपन पढ़ेंगे वो कैसी पेंटिंग है, आपके सेल चित्र, सेल यानी कि एक तरह से आपकी शिला के ऊपर, पत्थर के ऊपर या किसी भी आपके गुफाओं के अंदर जो यानी कि एक तरह से जो यानी कि पेंटिंग की गई, चित्रकला बनाई गई उनको सेल चित्र कहा जाता है जो यानी कि एक तरह से आपके रॉक पेंटिंग कहलाता है। अब यहाँ बात करेंगे सबसे पहले सेलाश्रय के बारे में। सेल चित्रकला को पढ़ने से पहले अपन ये देखेंगे कि यानी कि सेलाश्रय क्या है। सेल आश्रय, सेलाश्रय यानी कि आपके आदि काल के अंदर, प्राचीन की बात कर रहे हैं अपन, आदि काल में मानव प्रारंभ में पर्वतीय एवं नदी घाटीय क्षेत्र में गुफाओं चट्टानों में बने प्राकृतिक आश्रय स्थलों में रहता था जिन्हें सेलाश्रय कहा जाता है। 2 नंबर विषय में आपसे पूछा जाता है डायरेक्टली सेलाश्रय किसे कहते हैं और सेलकला किसे कहते हैं। तो सेलाश्रय का यानी क्या था, आपने क्या बताया कि आदि काल में यानी कि प्रागैतिहासिक काल में, प्राचीन काल में मानव प्रारंभ के अंदर कहा रहता था। तो मानव प्रारंभ में पर्वतीय एवं नदी घाटी क्षेत्रों, एक तो यानी कि आपके पर्वत हो गए और एक कौन सी जो नदी घाटी होती है कि नदियों के बीच में जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है उसमें जो घाटियां बनी हुई होती है, तो उन घाटी क्षेत्रों में यानी कि जो गुफाएं चट्टानों में यानी कि एक तरह से जो प्राकृतिक रूप से यानी कि प्रकृति के अनुसार ऑटोमेटिक यानी कि पानी के घर्षण से कैसे भी यानी कि पहाड़ों में, पर्वतों में यानी कि एक तरह से क्या हो गए, खोल बन गए, खोखले हो गए वो, तो वहां पर इन्होंने यानी कि एक तरह से अपना निवास
स्थान बनाया और जिसे अपन शैलाश्रय कहते हैं। अब शैलाश्रय तो आपको समझ में आ गया, लेकिन शैल कला क्या है? तो एक चीज समझना कि जो ये शैलाश्रय है उस शैलाश्रय के अंदर बनाई गई जो पेंटिंग है वही आपके शैल कला या शैल चित्रकला कहलाती है। देखेंगे कि आदिकाल में मानव ने अपने आश्रय स्थलों शैलाश्रय की छतों दीवारों पर जो चित्रांकन किया उसे ही शैल चित्र कहते हैं। यानी कि प्राचीन काल के अंतर्गत जो यानी कि आपके आदिकाल है, आदिकाल यानी कि एक तरह से अपने पहले देखा यहाँ पर क्या शैलाश्रय। शैलाश्रय यानी कि जैसे कि आपके गुफाओं, कंदराओं और चट्टानों के बीच के अंदर मानव, आदि मानव रहते थे और वो रह करके वहां पर उन्हीं गुफाओं की, कंदराओं की छतों पर, उनकी दीवारों के ऊपर जो भी यानी कि भीतरी चित्र अंकित किए, उन्हें भीतरी चित्रों को ही शैल चित्र कहा जाता है। शैल चित्रकला से प्रारंभिक मानव के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक, जैसे अपन वहां ऊपर मूर्तियों से बात की थी, मूर्तियों से भी हमें सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक यानी कि एक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त होती है, उसी प्रकार से इस शैल कला से भी हमको प्रारंभिक मानव यानी कि सबसे पहले आपका एंशिएंट की अपन बात करें तो उस समय के यानी कि सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार अजंता की चित्र राशि, दुर्गों व महलों के भित्ति चित्र भी प्राचीन भारतीय इतिहास की अभिव्यक्ति करते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि शैलाश्रय और शैल कला क्या है। जब यानी कि एक तरह से प्राचीन काल में, आदिकाल के अंदर यानी कि मानव जब यानी कि आपके गुफाओं, कंदराओं में रहता था तो वो रहने वाला स्थान तो क्या कहलाता था? आपका शैलाश्रय। और उन्हीं शैलाश्रयों की दीवारों और उनकी छतों के ऊपर जो यानी कि चित्र अंकित किए गए वही आपकी क्या कहलाती है? शैल चित्रकला कहलाती है। हमारे भारत के अंतर्गत ये शैल चित्रकला बहुत यानी कि आपके नदी घाटी पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा यानी कि पाई जाती है। और हमारे भारत में जो सर्वाधिक यानी कि शैल चित्रकला हमको देखने को मिलती है वो 4 स्थानों पर देखने को मिलती है, जो यानी कि आपको कहाँ देखने को मिलेगी। एक मिलती है आपको राजस्थान के अंदर, एक राजस्थान के समीप आपके बॉर्डर लगता है गुजरात का, गुजरात में देखने को मिलती है। तो वहीं आपके नेक्स्ट बॉर्डर है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। तो उससे नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश। यानी कि कुल मिलाकर के 4 आपके ऐसे स्टेट हैं जहां पर यानी कि भारत में शैल चित्रकला प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। फर्स्ट हो गया राजस्थान, सेकंड गुजरात, थर्ड मध्य प्रदेश और फोर्थ आपका उत्तर प्रदेश। तो देखते हैं इसके अंदर भी कौन कौन से स्थान है। सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो यानी कि अपने को शैल चित्र देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं चंबल नदी घाटी के अंदर। कि जो चंबल नदी है उसी चंबल नदी के अंदर घाटी क्षेत्रों के अंदर जो यानी कि आपके घाटियों के अंदर जो यानी कि गुफाएं बनी, कंदराएं बनी, उसी के अंदर यानी कि आपको प्राचीन शैल चित्र देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ आपके कोटा, रावतभाटा, कपिलधारा, बूंदी, विराटनगर जो कि जयपुर में पड़ता है, वहीं आपके होलाश्रय जो कि आपके अलवर में पड़ता है, और उसी के अलावा आपके समदा। तो ऐसे यानी कि कुछ प्रमुख क्षेत्र है जहां पर राजस्थान में हमको शैल चित्र देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर आपको शैल चित्र देखने को मिलेंगे। फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो आता है आपके भीमबेटका। आपने देखा भी होगा कि प्राचीन यानी कि एक तरह से हमको गुफाएं प्राप्त हुई है, वो गुफाएं कहाँ की प्राप्त है? आपके भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की जो गुफा है वो पड़ती है आपके मध्य प्रदेश के अंदर। तो फर्स्ट हो गया भीमबेटका, सेकंड पंचमढ़ी, थर्ड नंबर पे भोपाल, फोर्थ नंबर पे होशंगाबाद और फिफ्थ नंबर पे आता है आपका विदिशा या सागर। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश के अंदर जो अपन यहाँ पर 5-6 स्थान देखिए, आपका कौन कौन सा हो गया? यहाँ पर भीमबेटका हो गया, पंचमढ़ी हो गया, भोपाल हो गया, होशंगाबाद हो गया, आपका समदा हो गया, सागर हो गया। इसी के साथ साथ और अपने 2 क्षेत्र है, एक गुजरात और एक आपका उत्तर प्रदेश। गुजरात में सिर्फ आपको एक ही नाम याद रखना, कौन सा? चंद्रावती। गुजरात में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम याद रखना, कौन सा? चंद्रावती। चंद्रावती से ही यानी कि अपने को शैल चित्र देखने को मिलते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी आपको एक ही स्थान याद रखना है, वो स्थान है कौन सा? मिर्जापुर। तो इसी के साथ में यानी कि हमारा जो पुरातात्विक स्रोत था वो पूरा कंप्लीट हुआ हमारा। तो जो हमारा प्रथम अध्याय था भारत का वैभवपूर्ण अतीत, जिसके अब तक 12 यानी कि एक तरह से भाग आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 12 पार्ट आपने पढ़ लिए हैं। इन्हीं 12 पार्टों के अंदर आपने देखा कि जो हमारा फर्स्ट क्लास के अंदर हमने कंटेंट लिया था वो था आपका यानी कि भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। कि भारतीय इतिहास की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो उसके स्रोतों को अपने 2 भागों में बांटा था। एक था आपका लिटरेरी सोर्सेज और दूसरा था आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। फर्स्ट आपका लिटरेरी सोर्सेज यानी कि साहित्यिक स्रोत, वो अपन ने पूरा पढ़ लिया है। सेकंड जो सोर्सेज थे वो थे आपके पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, वो भी आज हमारे भाग 12 के अंदर पूर्णतः कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी के साथ में आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट नए बिंदु के साथ में और नया हमारा कंटेंट होगा, नया टॉपिक होगा, उसी के साथ हमारी मुलाकात होगी भाग 13 में।